बच्चों मैटर इन आवर सराउंडिंग के चलो हम चैप्टर एंड एक्सरसाइज और कर लेते हैं साथ में। तो फर्स्ट क्वेश्चन, इसको हमने सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है तो 273 सब्ट्रैक्ट कर दो, ए और बी का आपका आंसर आ जाएगा। और फिर सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है, 273 दोनों में ऐड कर दो, आपका सेकंड क्वेश्चन के और बी पार्ट का आंसर आ जाएगा। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। जो नेफ्थलीन बॉल है वो समय के साथ विद टाइम, देखिए यानी एकदम गायब नहीं होती। आप जैसे नेफ्थलीन बॉल आपने रखी तो समय के साथ एक लंबे टाइम के बाद वो क्या हो जाती है, आपको जहाँ आपने रखी थी वहाँ पर नहीं मिलती, वो गायब हो जाती है। ऐसा क्यों? तो ड्यू टू सब्लिमेशन, यानी वो सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये जब सॉलिड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होती है तो ऐसे थोड़ी होता है, वहाँ पे भी एनर्जी की आवश्यकता होती है, वहाँ पे भी टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन होती है। ठीक है, तो एनर्जी चाहिए तो सराउंडिंग से ही एनर्जी ले रही है। लेकिन यहाँ पर एक खास बात देखने की, बॉल्स हमें दी गई है, तो बॉल्स यानी स्फेरिकल आप मान सकते हो, और जो स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो मिनिमम होता है। ठीक है, सरफेस एरिया जैसे कि आप पानी की एक बूंद की अगर मैं बात करूँ तो पानी जो है वो बूंद की फॉर्म में, स्फीयर की फॉर्म में क्या होता है, ड्यू टू सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या चाहती है, एरिया को मिनिमाइज़ करना। ठीक है, तो कम से कम एरिया फ्री स्पेस में अगर पानी की बूंद को छोड़ा जाए तो कम से कम एरिया सरफेस टेंशन चाहेगी पानी की बूंद के पास हो, तो वो कम से कम एरिया क्या हो सकता है, सरफेस एरिया, वो एक स्फीयर की शेप आप दे दीजिए तो स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो मिनिमम होता है। तो एक तो यहाँ पे सरफेस एरिया मिनिमम है, जिसके कारण नेफ्थलीन बॉल को आप वोलेटाइल बोल सकते हैं। ठीक है, यानी एक तरह से ये इवेपोरेशन में भी क्या है, आपका लिक्विड से वो गैस में जा रहा है। यहाँ पे सब्लिमेशन है, सॉलिड से किस में जा रही है, गैस में जाने लग रही है। तो सरफेस एरिया कम है इसके पास। ठीक है, तो सरफेस एरिया कम होने के कारण आप कह सकते हैं जो सब्लिमेशन रेट है, जैसे इवेपोरेशन रेट होता है, तो यहाँ पर सब्लिमेशन रेट है वो कम हो गया। ठीक है, कम पार्टिकल को चांस मिल रहा है, सरफेस एरिया कम है तो एक टाइम पे कम पार्टिकल सब्लिमेट हो रहे हैं। सरफेस एरिया बढ़ा दो तो हर पार्टिकल जो फ्री है, मतलब बिल्कुल मतलब टॉप पे या ज़्यादा एनर्जी लिए हुए है, ठीक है, तो वो डायरेक्ट उसे मिल जाएगा सॉलिड से किस में जाने की जगह, गैस में। ठीक है, लेकिन अब तो सरफेस एरिया कम कर दिया आप लोगों ने, सरफेस एरिया कम करने के कारण कम पार्टिकल को चांस मिल रहा है सब्लिमेट होने का। ठीक है, तो यहाँ पे बॉल वर्ड भी ध्यान देने का है। वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। जो परफ्यूम है उसको जैसे ही आप लगाते हैं तो वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और गैस में आपको पता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल और इंटरमोलिकुलर स्पेस लार्ज होता है, बहुत ज़्यादा होता है। डिफ्यूज़न रेट सबसे ज़्यादा होता है गैस का, गैस में सबसे तेज़ी से डिफ्यूज़ होती है। तो ड्यू टू डिफ्यूज़न, या आप कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी के कारण या डिफ्यूज़न रेट के कारण, जो परफ्यूम की स्मेल है बहुत दूर तक भी हम तक पहुंच जाती है। ड्यू टू डिफ्यूज़न आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। तो ये सब्सटेंस है, स्टेट ऑफ मैटर है, इनके हर मैटर पार्टिकल से बनता है, तो पार्टिकल्स की खुद की प्रॉपर्टी होती है। तो हमसे ये प्रॉपर्टी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पूछी जा रही है। वाटर, शुगर और ऑक्सीजन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए, तो सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा रहेगा। ठीक है, गैस में सबसे कम, लिक्विड तो गैस में सबसे कम, लिक्विड में सबसे ज़्यादा, सॉलिड में सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आप लिख सकते हैं गैस में सबसे कम, लिक्विड में सबसे ज़्यादा, सॉलिड में सबसे ज़्यादा, जो हमने डेंसिटी भी इसी के बेसिस पे एक्सप्लेन की थी। तो गैस में कौन है, ऑक्सीजन, वाटर, शुगर। ठीक है, ये हो गया आपका। छठा क्वेश्चन देखिए, बड़ा अच्छा है। ठीक है, गिव 2 रीजन्स टू जस्टिफाई वाटर एट रूम टेम्परेचर इज ए लिक्विड। वाटर रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, तो ये मैंने पीछे इन टेक्स्ट क्वेश्चन में इसका आंसर दिया हुआ है। मैंने कहा था लिक्विड की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। जो कोई भी लिक्विड है, थोड़ा लो या ज़्यादा लो, उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है विस्कोसिटी या फ्लूइडिटी। ठीक है, इसकी आप बात कर सकते हैं। और डेफिनेट शेप नहीं होती, शेप आसानी से चेंज हो जाती है, विस्कोसिटी भी कम होती है। ठीक है, ये आप कह सकते हैं। तो वाटर जो रूम टेम्परेचर पर है वो लिक्विड क्यों है, तो एक तो आप ये कह सकते हैं कि 0 डिग्री पर तो वाटर और आइस दोनों एग्जिस्ट करते हैं, और 100 डिग्री पर वाटर और स्टीम दोनों एग्जिस्ट करते हैं। और इससे 0 से बड़ा तापमान, अगर वाटर एज ए होल लिया गया है उसकी बात कर रहे हैं, तो 0 से बड़ा तापमान अगर हो चुका है तो 0 से बड़े पर वाटर ही एग्जिस्ट करेगा।
ठीक है, और 100 डिग्री से कम तापमान तो उस पर भी वाटर ही एग्जिस्ट करेगा। तो रूम टेम्परेचर 0 डिग्री से ज़्यादा है और 100 डिग्री से कम है, तो आप ये भी रीजनिंग लगा सकते हैं कि वाटर लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, एक तो टेम्परेचर के कारण। और गिव 2 रीज़न हमसे मांगे हैं, तो एक तो डेफिनेट वॉल्यूम है, रूम टेम्परेचर पर जो पानी है आपके पास उसका वॉल्यूम चेक कीजिए, तो लिक्विड्स का वॉल्यूम प्रॉपर्टी चेक करो ना, तो डेफिनेट वॉल्यूम है। सेकंड रीज़न आप क्या देंगे, इसका जो इसकी शेप है वो बड़ी आसानी से वो कंटेनर टू कंटेनर चेंज हो रही है रूम टेम्परेचर पर, ठीक है। तो ये विस्कोसिटी इसके पास कम है, फ्लूइडिटी दिखा रहा है, थोड़ा सा फोर्स लगाते ही ये फ्लो करना शुरू कर रहा है, तो इसलिए ये लिक्विड है। तो ये सारी बातें आप कर सकते हैं। डेफिनेट वॉल्यूम डेफिनेट है पर डेफिनेट शेप नहीं है, ठीक है। अच्छा, इनकम्प्रेसिबल है ऑलमोस्ट, ये सारी बातें आप कर सकते हैं और ये रीज़न आप दे सकते हैं रीज़न के थ्रू। आयरन अलमीरा सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे, क्यों, तो सॉलिड की क्या प्रॉपर्टी होती है, कैरेक्टरिस्टिक वो देखनी है। तो पहली बात तो जो रूम टेम्परेचर है वो आयरन का मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट आएगा पहले, बाद में बॉइलिंग पॉइंट आता है। तो आयरन अगर हम बात करें रूम टेम्परेचर पे, तो आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो रूम टेम्परेचर से काफ़ी ज़्यादा होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट से अगर कम तापमान है तो बॉडी सॉलिड स्टेट में होगी, एक तो ये आप बोल सकते हो टेम्परेचर को देख के। अब सॉलिड क्यों है, क्योंकि अलमीरा की प्रॉपर्टी आप चेक कीजिए, क्या आप इसको एक जगह से दूसरी जगह रखते शेप चेंज हो रही है, शेप चेंज नहीं हो रही है, तो सॉलिड की प्रॉपर्टी शो कर रही है। तो डेफिनेट शेप है, वॉल्यूम डेफिनेट है, ठीक है, रिजिडिटी है इसके अंदर, तो ये सारी बातें आप कर सकते हैं। वाई इज आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग दैन वाटर एट सेम टेम्परेचर। कूलिंग क्या था, हमारी बॉडी से हीट को निकालना, तो आइस में हीट एक तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न के तौर पे निकलेगी, ठीक है, और फिर पूरी की पूरी वाटर बनेगी 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस सारा ही पानी लोगे तो वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न तो वहाँ पे एग्जिस्ट करेगी ही नहीं, डायरेक्ट बॉडी से टच करते ही टेम्परेचर बढ़ने लग जाएगा, ठीक है, वाटर का। लेकिन अगर आइस है तो पहले तो वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न हमारी बॉडी से हीट निकालेगी, कितनी हीट निकालेगी, जितनी उसे मेल्ट होने के लिए चाहिए एज ए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, उतनी निकालेगी। फिर हमें पानी बन गया वो 0 डिग्री सेल्सियस पे, और फिर वो पानी का टेम्परेचर राइज़ होगा, ठीक है। तो ज़्यादा हीट किस में निकलेगी, आइस में। तो 273 केल्विन पर ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है कूलिंग, आइस ज़्यादा इफ़ेक्टिव कूलिंग दिखाती है। व्हाट प्रोड्यूसेस मोर स्फीयर बर्न, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। तो देखिए स्टीम ने क्या कर रखा है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को भी एब्जॉर्ब किया हुआ है। तो स्टीम जब एनर्जी ट्रांसफ़र करेगी, हमारी बॉडी से टकराएगी, तो एनर्जी ट्रांसफ़र करके पहले तो वो क्या करेगी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का उल्टा क्या होना है, यही बोलेंगे यहाँ पर, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हमारी बॉडी को देगी, हमारी बॉडी को लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन देके वो 100 डिग्री सेल्सियस पर थी, अभी भी वो पानी की बूंद बन जाएगी। मान लो मेरी उंगली के ऊपर स्टीम लगी, पानी की बूंद बनेगी, फिर वो 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी रहेगा, फिर वो हीट देगा, फिर टेम्परेचर लो आएगा, ठीक है। तो यानी स्टीम के पास वाटर से ज़्यादा एनर्जी है उतने ही तापमान पर, जो कि लेटेंट हीट है, तो जिसके कारण स्फीयर बर्न स्टीम के कारण होंगे। अब ये जो प्रोसेस आपको दिखाई गई है, इनके नाम बता दो, तो ये तो आपकी बुक में दिया हुआ भी है। सॉलिड से यहाँ डायरेक्ट गैस में सब्लिमेशन, गैस से वापस सॉलिड डिपोजिशन, सॉलिड से लिक्विड आपका क्या बोला जाता है, फ्यूज़न, ठीक है। और ये क्या बोला जाएगा, सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग, लिक्विड से सॉलिड, लिक्विड से गैस में वेपराइजेशन, और ये कंडेंसेशन, ठीक है। तो ABCDEF सभी के नाम आप पीछे NCERT में दिए हो, वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये आपके चैप्टर एंड एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अगर आपको अच्छा लगे कि जो सॉल्यूशन है वो सिंपल लैंग्वेज में और पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया गया है, एक एक बात बताने की कोशिश की गई है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करवाइए इसे। थैंक यू।